Hello students, welcome to the math lab. This is solution past paper math 102. कोर्स टाइटल है मैकेनिक्स प्लस वेक्टर्स एंड ये 2022 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट इन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर्स p q एंड r टू बी कोप्लेनर इज p डॉट q क्रॉस r इज इक्वल टू 0, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन तीन वेक्टर्स का 0 के इक्वल है। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। Q एंड R वेक्टर्स इस तरह लेने हमने कि इनके दरमियान 90 का एंगल हो। चलें जी, पहले नेसेसरी कंडीशन प्रूव करते हैं। इसके लिए हम पहले सपोज कर लेते हैं P डॉट Q क्रॉस R इज इक्वल टू 0। फिर हम प्रूव क्या करेंगे कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, यानी कि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ Q एंड R। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें एक वेक्टर हासिल होगा Q क्रॉस R का, जो कि इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये एक ऐसा वेक्टर है, ऐसे एक्ट करेगा जैसे नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर कैसे होता है कि वो होल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और वो प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर्स हों उनके साथ 90 का एंगल बना रहा होता है। तो फिगर पे देखें, हमें नज़र आ रहा है क्लियरली वी कैन शो Q क्रॉस R ऐसा वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है P का। तो हमने कहा था कि Q क्रॉस R प्लेन के अंदर मौजूद तमाम वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो P के साथ ये परपेंडिकुलर है, यानी 90 का एंगल बन रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि P B प्लेन के अंदर कंटेन है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि P Q एंड R आर कोप्लेनर। आगे सफिशेंट कंडीशन हम प्रूव करते हैं। उसके लिए हम सपोज करेंगे कि P Q एंड R आर कोप्लेनर, और प्रूव क्या करेंगे हम कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर्स का 0 के इक्वल है। हमने कहा था कि एंगल P और वेक्टर Q क्रॉस R के दरमियान जो एंगल था वो 90 का था। तो दो वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल 90 का हो उनकी डॉट प्रोडक्ट अगर लें तो वो किस तरह होगी। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ 90, लेकिन कॉज ऑफ 90 तो 0 के इक्वल होता है। तो इस तरह P डॉट Q क्रॉस R इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूव हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। प्रूव डैट डेल क्रॉस R की पावर n R वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। इस क्वेश्चन में हमें ये हमेशा देखना है कि ये R की पावर n वेक्टर है या स्केलर। तो ये स्केलर मैग्नीट्यूड है और ये जो R है ये वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि डेल क्रॉस फाई ऑफ ए है। किसके इक्वल है? डेल फाई क्रॉस ए प्लस फाई ऑफ डेल क्रॉस ए। तो क्वेश्चन के रिलेट कर लेते हैं क्वेश्चन से। फाई किसके इक्वल है? R की पावर n और वेक्टर क्या है? R। तो फार्मूले में अप्लाई करें, फाई की जगह R की पावर n और a की जगह R पुट करें। तो इसको हल करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। एक, डेल ऑफ R की पावर n क्या होता है, किसके इक्वल होगा? डेल क्रॉस R या फिर कर्ल ऑफ R किसके इक्वल है? और एक तीसरी चीज़ कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर के इक्वल होता है। तो फर्स्ट जो चीज़ है, ग्रेडियंट ऑफ R की पावर n किसके इक्वल है? ये इस तरह जैसे डेरिवेटिव, पावर पहले पावर में से एक कम करें और साथ यूनिट वेक्टर लिखें। यूनिट वेक्टर हमें पता है किसके इक्वल है? वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड के। तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसकी पावर ऊपर जाएगी तो ये पावर बन जाएगी R की पावर n-2। अब हम डेल R की पावर n इसकी जगह ये वाला फार्मूला लिखेंगे और कर्ल ऑफ R भी नल वेक्टर है और सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर के इक्वल है। तो ये वैल्यूज़ पुट करें तो इन दो नल वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं। हल करेंगे तो दो नल वेक्टर्स को ऐड करें तो नल वेक्टर ही आता है। तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ p इज इक्वल टू 4 e की पावर 2x माइनस 5 प्लस z एट द पॉइंट। एक पॉइंट दिया हुआ है, इन ए डायरेक्शन टुवर्ड द पॉइंट, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमें पहले चाहिए डेल p। डेल p जब निकाल लेंगे तो उस पर पॉइंट पुट करेंगे, वैल्यू क्या आती है। डेल p किसके इक्वल है? पार्शियल p ओवर पार्शियल x, पार्शियल p ओवर पार्शियल y, पार्शियल b ओवर पार्शियल z। तो ये दिस इज़ क्वाइट इजी, ये आप कर सकते हैं, करें। और डेल p निकाल के इसमें पॉइंट पुट करें। क्या वेक्टर आता है हमारे पास?
8 -4 और 4। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए वो डायरेक्शन वेक्टर है। ये मैंने डायरेक्शन डेरिवेटिव की जगह वेक्टर आएगा, यहाँ पे मिस्टेक से हो गया। तो डायरेक्शन वेक्टर किसके इक्वल है? सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट माइनस करेंगे तो डायरेक्शन वेक्टर हासिल हो जाएगा। तो हमें वो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड निकाल के हमने मैग्नीट्यूड क्यों लेना है? क्योंकि हमें उस डायरेक्शन वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा? इसके हर कंपोनेंट को डिवाइड कर दें मैग्नीट्यूड से, तो हमारे पास वेक्टर आ गया -4/9, 4/9, 7/9। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसके इक्वल हो गया? डेल पी डॉट वी का मैग्नीट्यूड। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करें और आंसर जो आएगा -20/90। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ए लाइट लेडर इज सपोर्टेड ऑन ए रफ फ्लोर। लाइट लेडर मीन इसका हमने वेट निगलेक्ट कर देना है। रफ फ्लोर मतलब फ्रिक्शन है। एंड लीन्स अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल, स्मूथ वॉल के साथ खड़ी है। स्मूथ वॉल मतलब फ्रिक्शन नहीं है इस वॉल के साथ। हाउ फॉर अप द लेडर कैन ए मैन क्लाइंब विदाउट स्लिपिंग टेकिंग प्लेस। हमने वो पॉइंट या वो डिस्टेंस फाइंड करना है कि उस डिस्टेंस को तय करने के बाद जो इंसान तय कर रहा है उस पॉइंट पे आ जाए कि वो जस्ट एट अ पॉइंट ऑफ स्लिपिंग पे हो। तो फिगर बना लेते हैं। हमने सीढ़ी जब दीवार के साथ लगाई तो दीवार क्या शो कर रही है? BC। सीढ़ी की लेंथ AB और फर्श जिसके साथ लगी हुई है AC। तो ए कंपोनेंट, ए पॉइंट रिएक्शन फोर्स लगा रहा है R, बी पॉइंट सीढ़ी पे रिएक्शन फोर्स लगा रहा है S। ए से M तक डिस्टेंस X लेट कर लेते हैं, जो कि हमने लास्ट पे फाइंड करना है। हम लेट कर लेते हैं कि लैडर और दीवार के दरमियान जो एंगल है वो अल्फा है। फ्रिक्शन म्यू R से हम डिनोट करेंगे। लेट ए लेंथ ऑफ लाइट लैडर इज़ 2L। ये हम लेंथ AB 2L लेट करने लगे हैं। म्यू बी द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, अल्फा इज द इंक्लिनेशन। व्हेन ए मैन इज एट पोजीशन M एट पॉइंट ऑफ जस्ट स्लिपिंग, तो AM हमने रख लिया X के इक्वल। एज ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में सिस्टम कब होता है? जब उस सिस्टम पे अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो हो, या फिर हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि तमाम अपोजिट फोर्सेस इक्वल हों। तो तमाम फोर्सेस को अपोजिट फोर्सेस को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे 4 फोर्सेस हैं, 2 रिएक्शन फोर्सेस, एक फ्रिक्शन फोर्स और एक वेट की फोर्स है। तो 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन सी हैं? S और फ्रिक्शन, ये अपोजिट भी हैं, इनको अपोजिट कर लें। S इज इक्वल टू म्यू R। वर्टिकल फोर्सेस अपोजिट कौन सी हैं? R इज इक्वल टू W। R की वैल्यू फर्स्ट में पुट करें तो हमारे पास S इज इक्वल टू म्यू W आ गया। लेकिन हमारे पास इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन भी तो है कि सिस्टम पे अमल करने वाली तमाम रोटेशनल फोर्स यानी टॉर्क, उनका सम भी ज़ीरो के इक्वल हो। तो हम मूवमेंट ले लेते हैं किसी भी एक पॉइंट, लेट सपोज ए के अबाउट। तो हमने अब देखना ये है कि वो कितनी फोर्सेस हैं जो ए में से पास कर रही हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट से ज़ीरो है। तो R और म्यू R ऐसी फोर्सेस हैं जो पॉइंट ए में से ही पास कर रही हैं, इनका मूवमेंट ज़ीरो है, या हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए से इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो है। पीछे बच गई 2 फोर्सेस S एंड W। S का कैसे लेंगे मूवमेंट? S ए के गिर्द रिवॉल्व करे अगर, तो वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा तो इसका हम नेगेटिव रख लेते हैं कि वो मूवमेंट उसका नेगेटिव आएगा। तो मूवमेंट किसके इक्वल होता है? F इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, और S फोर्स, और इसका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे है? ए से, ये मैंने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं।
तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल का डिस्प्लेसमेंट है वो मुझे पता है BC, ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसकी जगह BC रख लेंगे, S इंटू BC। हम W का रख लेते हैं। W का अगर करें तो W क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज के लिए हम पॉजिटिव रखेंगे। ओके, एक बात यहाँ पे हम क्लियर कर लें कि अगर हम मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज का नेगेटिव रख रहे हैं तो दूसरी फोर्सेस जो क्लॉकवाइज हैं उनका पॉजिटिव रखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही करें हम। अगर हम फोर्सेस का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव वाला रख रहे हैं तो एट द सेम टाइम ऐसी फोर्सेस भी होंगी जिनका मूवमेंट क्लॉकवाइज हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो हम ये खुद सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ये लिखा हुआ क्या है कि W जो कि क्लॉकवाइज है वो मैंने नेगेटिव रखा हुआ है और S एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा A के अबाउट, ये मैंने पॉजिटिव रखा है। तो हम इस तरह भी हल कर सकते हैं। तो BC और AD का डिस्टेंस हम किस तरह हल करेंगे? BC के लिए हम ये जो बड़ी राइट ट्रायंगल है ABC इसको कंसिडर करें और ये जो बेस BC हमारे पास बेस बन रही है, बेस का हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि राइट ट्रायंगल में बेस कौन सी साइड होती है? ऐसी साइड जिसके दोनों कॉर्नर्स पे एक 90 का एंगल हो और एक वो एंगल जो हमने खुद सेलेक्ट किया हो, तो वो B और C के दरमियान है, तो ये मतलब बेस है। तो बेस को फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट जो सोल्यूशन देते हैं हाइप की लेंथ के साथ कॉस ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे अल्फ़ा है तो अल्फ़ा लिखेंगे। तो BC AB की लेंथ क्या है हाइप की 2L हमने कंसिडर की थी, तो 2L कॉस ऑफ अल्फ़ा इसकी जगह लिखेंगे। तो AD की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे ये परपेंडिकुलर है या बेस। इसके लिए हम ये छोटी राइट ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं AMD वाली। तो देखें AD के दोनों कॉर्नर्स पे एक पे 90 का होना चाहिए और एक पे जो हमने खुद सेलेक्ट किया हुआ एंगल, लेकिन वो तो नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हम हाइप की लेंथ के साथ साइन ऑफ अल्फ़ा लिखेंगे। तो वो लिख के हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेनी है, तब जब हम s की वैल्यू पुट करेंगे जो कि s इज़ इक्वल टू म्यू W हमने रखी थी, तो वो पुट कर लें तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो ये x कैसा डिस्टेंस है, हमने क्या निकाला है? हमने वो डिस्टेंस निकाला है जो कि एक आदमी सीढ़ी पे चढ़ के तय करेगा और उस पॉइंट पे आके जस्ट पॉइंट ऑफ स्लिपिंग वाला पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे सीढ़ी स्लिप कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट एंड प्रूव विजुअल वर्क। ये आप खुद हल करें, इट्स योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6, 3 forces STU acting at a point are in equilibrium। ये उन्होंने गिवन किया है कि इक्विलिब्रियम में है। एंड द एंगल बिटवीन S and T इज डबल ऑफ द एंगल बिटवीन S and U। S and U के दरमियान जो एंगल होगा उसका ही डबल S और T के दरमियान होगा। प्रूफ क्या करना है, फिर हमने U स्क्वायर इज इक्वल टू T इंटू T माइनस S। फिगर बना लेते हैं। S फोर्स और U फोर्स के दरमियान एंगल अल्फ़ा लेट कर लें, S और T के दरमियान 2 अल्फ़ा, जैसे उन्होंने हमें बताया हुआ है कि उसके डबल। ओके, हमें अब किसका एंगल नहीं पता, U और T के दरमियान, उसको फाइंड करने के लिए हम x एक्सिस लेट कर लेते हैं कि S जो फोर्स है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है। ओके, 2-3 लाइनें जो हमने इंग्लिश में लिखनी होती हैं वो लिखते हैं। लेट द 3 फोर्सेस S U and T गिवन दैट कि अल्फ़ा इज द एंगल बिटवीन फोर्सेस S and U, एंगल बिटवीन S and T इज़ 2 अल्फ़ा। अब हम लेट करने लगे हैं कि S और S जो है फोर्स वो अलॉन्ग द x एक्सिस है। फिर हम U और T के दरमियान एंगल फाइंड करने लगे हैं। चलें जी, कैसे फाइंड करेंगे? एक्स एक्सिस 0 से स्टार्ट होगा तो पूरा सर्कल कंप्लीट जब होगा तो 360 डिग्री कवर होंगे, लेकिन हमने तो T तक रहना है, तो 360 में से 2 अल्फ़ा माइनस कर लें तो ये वो वाला एंगल बन गया जो U और T के दरमियान होगा। तो हमें ये चाहिए 360 माइनस 2 अल्फ़ा। चलें जी आगे, एज ए फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, ये गिवन है, तो इक्विलिब्रियम में हो तो ये हमें पता है कि फोर्सेस की जो
एक्स कंपोनेंट है उनका सम ज़ीरो के इक्वल होता है, और फोर्सेस के जो वाई कंपोनेंट है उनका सम ज़ीरो के इक्वल होता है। तो पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग के फोर्सेस देख लेते हैं। 3 फोर्सेस हैं और उनके एंगल देखने हैं। जब हम एक्स कंपोनेंट हल करेंगे तो कॉस ऑफ एंगल लिखेंगे, और अगर वाई कंपोनेंट लिखेंगे तो साइन ऑफ एंगल, ये आपको पता है। तो एस के लिए एंगल हमें पता है कि एस फोर्स, क्योंकि एस फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थी इसलिए एंगल ज़ीरो बनेगा। यू का एक्स एक्सिस से एंगल था जो अल्फ़ा था, इसलिए यू कॉज ऑफ अल्फ़ा। टी का एक्स एक्सिस से जो एंगल था हमने फाइंड किया था 360 माइनस 2 अल्फ़ा था, वो हमने लेट कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, कॉज ऑफ 360 माइनस 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है। ये हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई करके भी हल कर सकते हैं। कॉज ऑफ 2 पाई कॉज ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ 2 पाई साइन ऑफ 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, कॉज ऑफ 2 अल्फ़ा के। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। कॉज ऑफ 2 अल्फ़ा हमें पता है कि किसके इक्वल है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ये भी हमने पुट करना है क्योंकि हमें सेकंड इक्वेशन से कॉज अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी है। तो वाई कंपोनेंट देख लेते हैं। तो फोर्सेस वही होंगी, इक्वेशन भी वही होगी, सिर्फ कॉज की जगह साइन लिख देना है। तो साइन ऑफ ज़ीरो ये हमें पता होना चाहिए, और साइन ऑफ 360 माइनस 2 अल्फ़ा इसको हल कर लेते हैं तो माइनस साइन ऑफ 2 अल्फ़ा आ जाएगा। इनको हल करें तो साइन ऑफ 2 अल्फ़ा हमें पता होना चाहिए किसके इक्वल है, 2 कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा के इक्वल है। इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करें अंदर, तो साइन अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, साइन अल्फ़ा कॉमन करके तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उनको ज़ीरो के इक्वल रखें। साइन अल्फ़ा ज़ीरो नहीं हो सकता, इसलिए u माइनस 2t कॉज अल्फ़ा इसको ज़ीरो रखें। तो यहाँ से कॉज अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। इस कॉज अल्फ़ा की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, जहाँ पे कॉज अल्फ़ा होगा वहाँ पे। तो पुट किया, इनको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंटू टी माइनस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके जी, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। पी फोर्स दी हुई है, क्यू फोर्स दी हुई है, और हमने क्या फाइंड करना है, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई पी क्रॉस क्यू का, और पॉइंट दिया हुआ है इस पॉइंट पे। पहले हम पी क्रॉस क्यू करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा ऑफ कोर्स। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पहले रिमूव करेंगे तो रिमेनिंग का डिटर्मिनेंट लें, प्लस जे के लिए इस तरह ही करस्पॉन्डिंग वर्टिकल कॉलम और रोज़ को रिमूव करके जो बाकी डिटर्मिनेंट बचे उसका हमने सॉल्व कर लेना है आई जे और के लिए। फिर जो आंसर आएगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेट करना है। पार्शियल डेरिवेटिव हम तब लेते हैं जब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हमारे पास आ जाएं। तो जिसके रिस्पेक्ट ले रहे होते हैं वेरिएबल सिर्फ उसको सॉल्व करते हैं, बाकी जो जितने भी वेरिएबल होंगे उनको एज ए कांस्टेंट डील करेंगे। फिर आंसर जो आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई अप्लाई करेंगे उस पर, तो फिर वो पार्शियल स्क्वायर बन जाएगा। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा उस पर पॉइंट पुट करें तो आंसर आ जाएगा -4i - 8j। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी 7 मार्क्स का है। ए यूनिफॉर्म थिन रॉड पासिस ओवर वन पैग, एक पैग से ऊपर से गुजर रहा है एंड अंडर अनदर, और दूसरे पैग से नीचे से। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पैग एंड द रॉड इज म्यू, द डिस्टेंस बिटवीन द पैग इज b एंड द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग दैम मेक्स एन एंगल अल्फा। यानी यहाँ पे हॉरिजेंटल भी है और ये रॉड हॉरिजेंटल के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। शो दैट द इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल अनलेस द लेंथ ऑफ द रॉड इज ग्रेटर देन दिस। ओके, उन्होंने यहाँ पे अल्फा एंगल दिया हुआ है लेकिन मैंने सॉल्व कर लिया बीटा के साथ। इट्स ओके, आप अल्फा के साथ हल करेंगे। ओके, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए और सी हमारे पास थिन रॉड है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है और इसमें से वेट डाउनवर्ड पास कर रहा है। पैग कौन सा, ए और बी, इनका दरमियान का डिस्टेंस बी दिया हुआ है। फ्रिक्शन उन्होंने दी हुई है जाहिर है,
और म्यू आर और म्यू एस फ्रिक्शंस हैं, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट्स। ए पैग में से नीचे से पास कर रहा है और बी के ऊपर से। दो रिएक्शन फोर्सेस हैं आर और एस की, जो कि परपेंडिकुलर होती हैं। बीटा एंगल यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में अल्फ़ा है। अल्फ़ा के साथ ही हमने क्वेश्चन हल करना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन कैसे हल करने। लेट ए एंड बी बी टू पैग्स एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम बी। ए सीज रॉड है जिसकी लेंथ हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स, जो कि हमने लास्ट पे फाइंड करनी है। लेट आर एंड एस आर रिएक्शन फोर्सेस एंड म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। जी वो पॉइंट है, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं इसको। और हम ए सी को कंसिडर कर लेते हैं कि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। और सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होगा जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस, यानी फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस और फोर्सेस अलॉन्ग यानी कि वाई कंपोनेंट्स के और एक्स कंपोनेंट के फोर्सेस 0 के इक्वल होंगे। तो कितनी फोर्सेस हैं यहाँ पे टोटल? आर म्यू एस और डब्ल्यू, 5 फोर्सेस हैं। तो इनके एंगल्स हमें एक्स एक्सिस से हमें लेने हैं, वो हमें पता होना चाहिए। आर फोर्स डाउनवर्ड कर रही है और एक्स एक्सिस से इसका एंगल बन रहा है 270, 3π/2। आगे नेक्स्ट फोर्स है म्यू आर, ये एक्स एक्सिस के ही अलॉन्ग है, 0 एंगल बन रहा है, cos 0 लिख देंगे। आगे फोर्स है एस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है 90, तो cos ऑफ 90 लिखेंगे। म्यू एस फोर्स है नेक्स्ट, ये भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, cos ऑफ 0 लिखेंगे। नेक्स्ट फोर्स डब्ल्यू है, इसका एंगल फाइंड करने के लिए ये जो नीचे फिगर बनाई हुई है उसको देखें। एक्स एक्सिस से लेकर जो डिस्टेंस बन रहा है उसके लिए हमें पहले एंगल पता होना चाहिए। ये ट्रायंगल के अंदर तीसरा एंगल कौन सा है? 2 एंगल हमें पता है, एक 90 का है, एक बीटा है, और थर्ड वन 90 माइनस बीटा होता है, ये अब हमें पता होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस से लेकर डब्ल्यू फोर्स तक जो एंगल बन रहा है वो 180 प्लस 90 माइनस बीटा है। तो टोटल कितना हो गया? 180 प्लस 90, 270 माइनस बीटा। तो डब्ल्यू के साथ क्या होगा? डब्ल्यू cos ऑफ 3π/2 माइनस बीटा, 3π/2 270 का इक्वल होता है। तो ऐसे ही हम y कंपोनेंट्स लिख लेंगे, बस cos की जगह साइन आ जाएगा, बाकी 2 इक्वेशंस ऐसे आ जाए। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं। फर्स्ट में से आर की वैल्यू निकालनी है और उसको दूसरी में पुट कर देना है। जब इसको पुट करेंगे तो एस की वैल्यू निकलेगी। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि रोटेटिंग फोर्सेस जो हैं उनका सम भी 0 के इक्वल होना चाहिए। पहले हमने देखना होता है कि कौन सी फोर्सेस हैं जो पॉइंट ए में से ही पास कर रही हैं। ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं, उस पॉइंट में से जितनी फोर्सेस पास कर रही हैं उनका मोमेंट 0 होगा। तो 3 फोर्सेस हैं जो ए में से पास कर रही हैं, इनका 0, बाकी बच गई 2 फोर्सेस एस एंड डब्ल्यू। ओके, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ये मोमेंट हल करें। ए बी और ए जी, बल्कि ए जी या ए डी है इसका, डब्ल्यू के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डी को हल करके मैंने ए जी कॉस बीटा लिखा हुआ है। तो ए बी हमें पता है कि बी के इक्वल है, हमें गिवन दिया हुआ है। और ए जी ये वो डिस्टेंस है लेंथ का हाफ, रॉड की लेंथ का हाफ। अगर रॉड की लेंथ एक्स हमने लेट की थी तो ए जी तक x/2 है। इस तरह हल करें वैल्यूज़ पुट करके, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये वो वैल्यू है जिस पॉइंट पे, ये वो लेंथ है रॉड की जिस पॉइंट पे, जिस लेंथ पे इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए हैवी इलास्टिक स्ट्रिंग हुज नेचुरल लेंथ इज 2πa is placed around a smooth cone whose axis is vertical, whose semi-vertical angle has measure alpha. If w be the weight and lambda the modulus of the string, prove that it will be in equilibrium when in the form of a circle of radius। ये सर्कल का रेडियस हमने प्रूव करना है लास्ट पे। तो लेट कर लेते हैं, रेडियस ऑफ स्ट्रिंग एक्स है, आफ्टर प्लेस राउंड द स्मूथ कोन। हमने स्ट्रिंग ली जो कि इलास्टिक है, पहले इसका नेचुरल लेंथ थी 2πa और रेडियस a था। फिर जब हमने इसको कोन के अराउंड बांध दिया तो इसका रेडियस
क्योंकि इलास्टिसिटी थी, कुछ ना कुछ चेंज आया होगा रेडियस में, इस वजह से लेंथ में भी चेंज आ गया, 2πx बन गई। W इज़ द वेट ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का ही वेट है जो कि उसके सेंटर ऑफ पॉइंट से एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और W मॉडुलस ऑफ स्ट्रिंग है। डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू द सेंटर ऑफ स्ट्रिंग, ये हमने वायलेट कर लिया है। तो फ्रॉम फिगर जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, tan अल्फा निकालेंगे जो कि परपेंडिकुलर ओवर बेस है, x ओवर y आ जाएगी, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये x वो है यानी इसका रेडियस, स्ट्रिंग का रेडियस, जब हमने उस स्ट्रिंग को कोन के रिवॉल्व बांध दिया है। तो टेंशन है, ये हमने फार्मूला याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए, लैम्डा इंटू 2πx, जो ये वो लेंथ है जब हमने बांध लिया है स्ट्रिंग को, माइनस 2πa, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, डिवाइड कर देना 2πa से, 2π कॉमन लेके कट कर देना है, तो हमारे पास ये टेंशन की वैल्यू आ गई। इसको हमने पुट करना है, इस्तेमाल करना है, इस वजह से इसको यूज़ करेंगे। नाउ व्हेन स्ट्रिंग इज डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड, अब हमने इक्वेशन ओके जब हमने स्ट्रिंग को डिस्प्लेस करना है नीचे, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ विजुअल वर्क लिखनी है, तो जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो वाई लेंथ में भी चेंज आएगा और रेडियस एक्स में भी चेंज आएगा। अगर रेडियस चेंज हुआ है तो लेंथ भी चेंज होगी, जो कि 2π डेल्टा एक्स बन जाएगी। तो फिर हमारा रेडियस क्या बन गया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई tan अल्फा। इक्वेशन ऑफ विजुअल वर्क कैसे लिखते हैं, फोर्स इंटू विजुअल डिस्प्लेसमेंट। तो W के अलॉन्ग क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ विजुअल, लैम्डा वाई सॉरी डेल्टा वाई माइनस टी ऑफ 2π डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करना है, डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करनी है, टी की वैल्यू पुट करनी है। तो W कॉमन करके कैंसिल भी करना है, जो वैल्यूज़ कैंसिल करनी है उनको कैंसिल करना है। कॉमन करके हमारे पास x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस W कॉट अल्फा ओवर 2π लैम्डा आ जाएगा, जो कि हमने सॉल्व करना था, रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। ये वो रेडियस है जो हमने फाइंड कर लिया है कि इस रेडियस पे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत इजी है। फर्स्ट पार्ट टॉप से हो जाएगा अगर आपको 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना आता है। तो डिटर्मिनेंट लेकर P क्रॉस डेल क्रॉस Q इस पर पॉइंट पुट करें, हम आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सेकंड में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो सेकंड पार्ट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये डेल ऑपरेटर जो है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। तो पहले अगर फाइंड किया हुआ है, इन्होंने क्या कहा है, पहले फाइंड क्या करना है, P क्रॉस डेल। तो जब हम P क्रॉस डेल फाइंड करेंगे, लेट सपोज ये आई के लिए अगर हम हल करें तो पहली रो और पहले कॉलम को इग्नोर करें, तो बाकी रिमेनिंग जो बचता है 2y को हमने पार्शियल ओवर पार्शियल z से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2y ही आएगा, बाद में पार्शियल ओवर पार्शियल z। ऐसे नहीं करना कि इसको 2y को z के रिस्पेक्ट डेरिवेट कर देना है, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। हमने इसको 2y को पहले और पार्शियल ओवर पार्शियल z को आगे माइनस, और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो 3xz पहले और पार्शियल ओवर पार्शियल y बाद में आएगा। तो ये इस तरह ही पूरा सॉल्व कर लेना, i के लिए, j के लिए और k के लिए। फिर हम P क्रॉस डेल इसको क्रॉस r करेंगे, फिर इस तरह करेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब इग्नोर करेंगे तो सेकेंड जो रिमेनिंग बचेगा डिटर्मिनेंट 2x2 का जी स्केयर माइनस जी स्केयर को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, वो किस टर्म के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, -3xz तो एज इट इज़ आएगा, लेकिन पार्शियल ओवर पार्शियल x के साथ ये माइनस जी स्केयर ऑपरेट होगा, यानी x के रिस्पेक्ट हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, और इसके बाद माइनस एक्स जी स्केयर एज इट इज़, और पार्शियल ओवर पार्शियल जी ऑफ माइनस जी स्केयर, यानी जी के रिस्पेक्ट हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। आगे सेकंड माइनस लगा के इस 2yz को अंदर मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ये ऑपरेटर्स के साथ, एक्स जी स्केयर ऐसे ही आएगा, तो पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ 2yz, y के रिस्पेक्ट से 2yz का डेरिवेटिव लेना है, माइनस 2yz को अगली टर्म के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो 2y एज इट इज़ पार्शियल ओवर पार्शियल x के साथ 2yz। इस तरह i के लिए भी हल करें, j के लिए भी और k के लिए भी। इस तरह कुछ वैल्यूज़ ज़ीरो भी हो जाएंगी क्योंकि वो कांस्टेंट होंगी उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट। अच्छा, आगे i j k की जगह जब वैल्यूज़ हो गई तो पॉइंट की वैल्यूज़ पुट करनी है, जो उनका पॉइंट दिया हुआ है 1, -1 और 2, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। लाइक दिस वीडियो, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमें चाहते हैं कि